बीना अपने पूरे गांव में अपने काम के लिए बड़ी फेमस थी। ऐसा कोई काम नहीं था जो बीना ना कर सके और सभी काम इतनी सफाई और इतनी जल्दी करती थी कि सारा गांव हैरान था। लेकिन बीना जितनी गुनी थी उतनी ही बदसूरत। ऐसे ही एक दिन राहुल अपनी माँ के साथ बीना को देखने आता है और बीना को देखते ही राहुल का मुंह बन जाता है। पर राहुल की माँ तारा बीना को पहली ही नजर में पसंद कर लेती है। अरे बहन, मुझे तो आपकी लड़की में कोई खोट नजर नहीं आ रही। आपकी लड़की तो सच में बहुत ही सुंदर है। मुझे तो अपने राहुल के लिए आपकी बीना बहुत पसंद है। आप तो बस जल्दी से चट मंगनी पट्टे ब्याह करने की तैयारी करिए। पर माँ, मुझे ये लड़की नहीं पसंद। आप खुद देखो, ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। सब मेरा मजाक बनाएंगे। राहुल बेटा, ऐसा नहीं बोलते। वैसे भी हमें कभी किसी की शक्ल नहीं बल्कि उसकी सीरत देखनी चाहिए। तुझे नहीं पता, जब मेरी शादी तेरे पिताजी से हुई थी ना, तब मैं भी बहुत बदसूरत थी, लेकिन फिर भी तेरे पिताजी ने मुझसे शादी करी। पर माँ, चुपचाप यहाँ बैठा रहे। मुझे अपने घर के लिए लक्ष्मी चाहिए और मैंने बीना के बारे में बहुत सुना है। जितना सुना है उस हिसाब से बीना मेरे घर के लिए बहुत ठीक है। इस तरह से तारा अपने बेटे की बात को काट कर रिश्ता पक्का कर देती है और बहुत जल्द बीना की शादी राहुल से हो जाती है। शादी होने के बाद जब बीना अपने पति के कमरे में उसके आने का इंतजार कर रही होती है तो राहुल कमरे में आकर उसे कहता है, देखो बीना, मैं इस शादी को नहीं मानता। मुझे थोड़ा समय दो ताकि मैं तुम्हें समझ सकूं। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम मुझे पसंद नहीं आई थी और ये शादी माँ ने जबरदस्ती करवाई है। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि तुम मेरे कमरे के साथ मेरे दिल में भी जगह बनाओ तो तुम्हें 10 दिनों तक वो सब काम करने होंगे जो मैं कहूँगा। आप मेरे पति हैं और एक पत्नी का धर्म होता है कि अपने पति की सारी बात माने। इसीलिए मुझे आपकी सारी शर्त और सारा काम मंजूर है। तो फिर ठीक है। मैंने तुम्हारे गांव में तुम्हारे काम की बहुत प्रशंसा सुनी है। यहाँ तक कि लोग तो कहते हैं कि शायद देवी माँ ने तुम्हें आशीर्वाद में 5 हाथ दिए हैं। क्योंकि तुम सुंदर नहीं हो इसलिए तुम्हें इतना बड़ा आशीर्वाद मिला है। शायद इसी वजह से तुम सारे काम इतनी जल्दी कर लेती हो। पर आज तक कभी किसी ने तुम्हारे 5 हाथ देखे नहीं है। लोगों का क्या है राहुल जी, वो तो बस बातें बनाते हैं। डिपेंड तो हम पर करता है कि हम सामने वाले पर कितना विश्वास करते हैं। पर आपकी बातों से साफ साफ पता चल रहा है कि आपको मेरी या गांव वालों की किसी की भी बात पर विश्वास नहीं है। खैर, मेरी शर्त यह है कि 10 दिनों तक घर में कोई नौकर नहीं आएगा और मेरी माँ घर का कोई काम नहीं करेगी। तुम घर के काम के साथ साथ बच्चे और मेरे ऑफिस का काम भी संभालोगी, वो भी घर पर अकेली रहकर, बिना माँ की मदद लिए। राहुल की ये सब बातें सुनकर बीना को जरा भी डर नहीं लगता और वो बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए राहुल से कहती है, ठीक है राहुल जी, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है, पर मेरी भी एक शर्त है। इन 10 दिनों में मैं आपकी सभी बातें मानूंगी, पर मैं जब कोई काम करूंगी तो मेरे साथ कोई नहीं होना चाहिए। ये काम मैं अपने हिसाब से करूंगी, एक कमरे में रहकर। तुम्हें अपना काम जैसे करना है करो, बस याद रखना कि तुम इसमें किसी से भी किसी भी तरह की कोई मदद नहीं लोगी। और दूसरा, अगर तुम फेल हो गई तो 10 दिन बाद तुम मुझे खुद छोड़कर चली जाओगी। इस तरह से अपनी शादी के पहले ही दिन बीना को इतनी बड़ी चुनौती मिल जाती है और अगले ही दिन से बीना अपने काम पर लग जाती है, जहाँ वह सुबह के 5 बजे उठती है जब घर में सब सो रहे होते हैं। घर में किसी को ना पाकर बीना अपने 5 हाथ प्रकट करती है और अपने 5 हाथों की मदद से घर का सारा काम कर लेती है। जब तक राहुल की आंखें खुलती तब तक घर का सारा काम हुआ देख राहुल की आंखें फटी रह जाती है, जिसके बाद राहुल अपने ऑफिस का सारा काम बीना को दे जाता है। साथ ही गली के कुछ छोटे बच्चों को भी उसके पास छोड़ जाता है। ये सब देख तारा बीना से कहती है, बहू, इतनी सारी ऑफिस की फाइल, ये सारी फाइल तो राहुल की है और मोहल्ले के सारे छोटे बच्चे हमारे घर में क्यों हैं? और तू अकेले इतना सारा काम तो नहीं कर पाएगी ना। ला, मुझे बता, मैं तेरी मदद करा देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए और जाकर आराम कीजिए। वैसे भी राहुल जी ने शादी की पहली रात को गिफ्ट के तौर पर मुझे चुनौती दी है। अगर मैं इन 10 दिन में इस चुनौतियों को पार नहीं कर सकी तो मुझे इस घर की दहलीज को पार करना पड़ेगा और मैं नहीं चाहती कि मैं इस घर को या राहुल जी को छोड़कर जाऊं। इस तरह से बीना सारी बात तारा को बताती है। अपने बेटे की शर्त सुनकर तारा को बहुत गुस्सा आता है और रात को जब राहुल घर आता है तो तारा
राहुल से कहती है। राहुल बेटा, ये कैसी शर्त है? बीना बहू भी हमारी तरह इंसान है। भगवान ने उसको भी 2 हाथ दिए हैं, भला वो इतना सारा काम कैसे कर पाएगी? तूने क्या सोच के ये सब किया? माँ, आपने ही तो मुझसे कहा था कि बीना अपने पूरे गांव में फेमस है। कहा जाता है कि देवी माँ उसके साथ है और देवी माँ ने उसे 5 हाथ दिए हैं। अगर ये बात सच है तो बीना के लिए कोई भी काम बड़ा कैसे हुआ? बस यही जानने के लिए मैंने बीना को ये चुनौती दी है। इतना बोलकर राहुल वहाँ से चला जाता है और तारा चाहकर भी बीना की मदद नहीं कर पाती। पर बीना अपनी देवी माँ के आशीर्वाद से और अपने 5 हाथ से सभी कामों को बड़े ही आराम से कर लेती है। इस तरह से 9 दिन बीत जाते हैं और राहुल को समझ नहीं आता कि आखिर वो बीना को अपनी दी हुई चुनौतियों में कैसे हराए ताकि उसका पीछा बीना से छूट सके। और इसलिए 10वें दिन वो अचानक से अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखता है और बीना से कहता है। बीना, अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रात के 8 बजे 200 लोग आएंगे। आज मैंने हमारी शादी की पार्टी दी है, इसलिए उन 200 लोगों का खाना तुम्हें अकेले ही बनाना है। इतना बोलकर राहुल वहाँ से चला जाता है और बीना अपने काम पर लग जाती है। अब बीना अकेले किचन में 200 लोगों का खाना बना रही होती है और तभी राहुल खुद से कहता है। आज मैं घर पर हूँ, आज मेरे पास सुनहरा मौका है। आखिर मैं भी तो देखूं इसके बारे में जो अफवाह फैली है वो सच है या झूठ। इस तरह से राहुल अब किचन में जाता है जहाँ वो बीना को उसके 5 हाथों के साथ काम करता हुआ देखता है। ये देखकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जिसके बाद राहुल बीना से कहता है। बीना, गांव वाले तुम्हारे बारे में जो बात करते हैं वो सब सच है। मैं तुमसे नफरत करता रहा, तुम्हारी बदसूरती देखता रहा, जबकि भगवान जी का स्वयं तुम पर हाथ है और ऐसी लड़की मुझे मिली है जिसके आने से मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। पर फिर भी मैंने तुम्हारी कदर नहीं करी, मुझे माफ कर दो। राहुल जी, आपने मुझे अपना लिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और देखो, मैंने आपकी चुनौतियों को भी पास कर लिया है। चलिए अब चलकर सभी मेहमानों को खाना खाने के लिए कह दीजिए। इस तरह से राहुल बीना को अपना लेता है और घर आए सभी मेहमानों को अपनी शादी की पार्टी देता है। जिसके बाद राहुल बीना के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगता है और बीना अपने 5 हाथों से इसी तरह से सबकी मदद करती है, वो भी बिना किसी को बताए। सीमा एक विधवा औरत थी जिसके पास एक गाय थी। वो अपनी गाय के बदौलत ही अपने बेटे विजय को पढ़ाती लिखाती थी और इस काबिल बना पाती है कि आने वाले समय में विजय पूरे घर को संभाल सके। सीमा अपनी गाय का दूध, दही, लस्सी बेचकर अपने घर का गुजारा किया करती थी। ऐसे ही एक रोज सीमा अपनी गाय को चारा खिला रही होती है कि तभी पंडित जी सीमा के पास आते हैं और उससे बोलते हैं। सीमा बिटिया, तुमने कहा था ना कि तुम्हें विजय के लिए एक बहुत अच्छी लड़की चाहिए। हाँ हाँ पंडित जी, वो क्या है ना कि विजय भी अब बड़ा हो चुका है और उसकी नौकरी भी लग गई है। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि अब उसका भी खुद का एक छोटा सा परिवार हो। घर में अगर बहू आ जाएगी तो वो मेरी और धन्नो की अच्छे से देखभाल कर पाएगी। क्यों धन्नो? गाय का साउंड। वो तो है सीमा बिटिया। अच्छा ये देखो फोटो, इस लड़की का नाम पारुल है, पास के ही गांव से है। बेचारी गरीब घर से है, इसलिए दहेज नहीं दे पाएगी, पर अपने विजय के लिए ये लड़की बिल्कुल सही रहेगी। जो लड़की दुख तकलीफ को देखकर पली बड़ी होती है, उसमें घर चलाने की समझ ज्यादा होती है। पंडित जी, मुझे दहेज नहीं बल्कि बहू चाहिए। और आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो पंडित जी। वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता लड़की अमीर हो या गरीब हो। मुझे तो ऐसी बहू चाहिए अपने घर के लिए जो मेरे साथ साथ मेरी धन्नो का भी ख्याल रख सके। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलो, मैं इस लड़की के माता पिता से विजय बेटे के लिए बात करता हूँ। इस तरह से सीमा विजय का रिश्ता पारुल नाम की एक लड़की से तय कर देती है और बहुत जल्द विजय की शादी पारुल से हो जाती है। पर जब पारुल अपने ससुराल आती है तो वो देखती है कि उसकी सास सीमा गाय का दूध निकाल कर उन्हें बेच रही है और उस दूध को बेचकर सीमा की काफी आमदनी हो रही है। ये देख पारुल के मन में लालच आता है और वो मन ही मन खुद से बोलती है। अरे पारुल, तेरी शादी बिल्कुल सही घर में हुई है। मुझे दूध पीना बहुत पसंद है। गाय कितना सारा दूध देती है जिसे देखकर माँ जी अच्छा खासा घर चला पा रही है।
क्यों ना इस गाय का ही बंटवारा कर लिया जाए। पर क्या कहकर माँ जी से मैं ये गाय लूं? पारुल कुछ सोच ना। अब पारुल इसी सोच में डूबी रहती है कि वो किस तरह से वो गाय पर अपना अधिकार जमा सके। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पारुल एक अच्छी बहू होने का कर्तव्य निभाने लगती है। परंतु समय के साथ पारुल के मन में लालच बढ़ने लगता है और धीरे धीरे करके वो किसी न किसी बहाने से घर में लड़ाई करनी शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन की बात है, सीमा गाय का दूध निकालकर उन्हें गांव वालों को बेच ही रही होती है कि तभी वहां विजय आ जाता है और विजय के आते ही पारुल तुरंत गाय के पास जाकर उसका गोबर साफ करने लगती है और रात को विजय से बोलती है, विजय जी, मैं गरीब घर से आई हूँ, शायद इसीलिए मुझे कभी माँ जी अपने धनों के पास नहीं जाने देते और सिर्फ मुझे से गोबर उठवाना और घर के काम करवाती है। ये तुम क्या कह रही हो पारुल? मैं तो जब देखता हूँ तुम ही धन्नो की सेवा कर रही होती हो। कभी उसे चारा दे रही होती हो तो कभी उसका गोबर साफ कर रही होती हो। वही तो विजय जी, धन्नों की सेवा मैं करती हूँ, पर जब मेवा खाने का समय आता है तो वो माँ जी ले लेती है। दूध मैं निकालती हूँ, पर माँ जी पूरे दिन दूध बेचकर उसके सारे पैसे अपने पास रखती हैं। मैंने कई बार माँ जी से बोला कि अब आपकी उम्र हो गई, आप बैठकर आराम कीजिए, मैं दूध बेच दिया करूँगी, पर माँ जी को तो मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं उनके धनों का ख्याल नहीं रख सकती। माँ ने ऐसा कहा? नहीं पारुल, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप माँ जी से कहिए कि वो धनों को मेरे हवाले कर दें या फिर गाय का बंटवारा करे। कुछ दिन गाय मेरे पास रहेगी तो कुछ दिन उनके पास। इस तरह से पारुल बड़ी ही चालाकी से विजय के कान भर देती है और अगली सुबह उठते ही विजय वही बात अपनी माँ से कहता है जो पारुल ने उसे कहा होता है। ये सुनकर सीमा अपने बेटे से बोलती है, बेटा विजय, मेरी धन्नो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मेरी धन्नो का बंटवारा मैं कभी नहीं होने दूंगी। और रही बात मेरी धन्नो की सेवा करने की, तो तेरी जो बीवी है ना, वो मेरी धन्नो के आसपास कभी भटकती भी नहीं है। उसकी सेवा करने की बात तो बहुत दूर की है। माँ, आप इतना झूठ बोल कैसे सकती हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा है पारुल को धन्नो की सेवा करते हुए, पर आप हो जो कि पारुल के ऊपर विश्वास ही नहीं करती। अगर आपने आज इसी वक्त गाय का बंटवारा नहीं किया तो मैं पारुल के साथ इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तुझे और बहू को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं 1 हफ्ते के लिए धन्नो को पारुल के हवाले कर रही हूँ। अगर 1 हफ्तों में धन्नो पारुल के साथ घुल मिल गई और पारुल ने मुझसे अच्छा धन्नो का ख्याल रखा तो समझ लेना कि धन्नो हमेशा हमेशा के लिए पारुल की हो जाएगी। लेकिन अगर इन 1 हफ्तों के अंदर धन्नो को कुछ भी हुआ ना, तो भूल जाना तुम सब कि मैं कभी धन्नो का बंटवारा होने दूंगी। पारुल और विजय सीमा की इस शर्त को मान जाते हैं, पर इस 1 हफ्ते में पारुल धन्नो का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती और न वो धन्नो को चारा डालती है और न ही समय पर उसका दूध निकालती और न ही गोबर साफ करती है, जिस वजह से धन्नो की तबीयत खराब हो जाती है और उसके आसपास भी काफी गंदगी हो जाती है। जब धन्नो की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो पारुल डर जाती है और सीमा से ये सब कुछ देखा नहीं जाता और वो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर धन्नो को इंजेक्शन देते हुए सीमा से बोलती है, माँ जी, इस गांव में हर गाय की तबीयत खराब होती है और मैं उनका इलाज करने आता था, पर इतने सालों में कभी भी आपकी गाय बीमार नहीं पड़ी। फिर आज आपकी गाय की इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई? क्योंकि मैंने अपनी धन्नो की जिम्मेदारी एक ऐसे इंसान के हाथ सौंप दी है जिसे खुद से फुर्सत ही नहीं है। ये सब कुछ विजय और पारुल देख लेते हैं, जिसके बाद पारुल को भी अपनी गलती का एहसास होता है। साथ ही विजय को भी पता चल जाता है कि पारुल ने उससे झूठ कहा था कि वो धन्नो की सेवा करती है। डॉक्टर के जाने के बाद पारुल अपनी गलती के लिए अपनी सास से माफी मांगती है और बोलती है, माँ जी, मेरे कहने पर विजय जी ने इस गाय के बंटवारे के लिए आपसे बात की। मुझे लगा था कि मैं इस गाय की देखभाल कर पाऊंगी, पर मैं 1 हफ्ते भी धन्नो को नहीं संभाल पाई। पर आज जब धन्नो की तबीयत खराब हुई तो मैं बहुत ज्यादा डर गई। वो तो अच्छा हुआ जो समय रहते आपने धन्नो का इलाज करवा दिया, वरना आज मेरी वजह से हमारी धन्नो हमसे दूर हो जाती। माँ जी, मेरा इरादा धन्नो को इस घर से दूर करने का नहीं था, इसीलिए मुझे माफ कर दीजिए। अक्सर बच्चों से गलतियां हो जाती है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तेरे अंदर का लालच भी खत्म हो चुका है। अब सीमा और पारुल एक साथ रहकर धन्नो की सेवा करती हैं और बहुत जल्द धन्नो भी पारुल के साथ घुल मिल जाती है और वो सब एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।
अरे राजू, तू अब तक सो रहा है? देख, सुबह हो चुकी है। अगर हम आज भी लेट हो गए तो सारा कूड़ा बिन जाएगा और हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। दीदी, मुझे नहीं जाना कबाड़ बिनने। जब से माँ पापा गए हैं तब से हम कूड़ा बीन कर ही अपना गुजारा कर रहे हैं, जबकि तुमने कहा था कि तुम काम करोगी। राजू, तुझे क्या लगता है तेरी दीदी काम नहीं करना चाहती? तू जानता है ना, मैं हमेशा काम की तलाश करती हूँ, पर हमारी ऐसी गंदी हालत देखकर मुझे कोई काम पर नहीं रखता। गुड़िया और राजू अभी छोटे ही थे कि उनके माता पिता का देहांत हो गया। अनाथ गुड़िया और राजू अपना पेट भरने के लिए गली मोहल्ले जाकर कूड़ा बीना करते थे और उन्हें कबाड़ी की दुकान पर बेच दिया करते थे। परंतु आज जब राजू गुड़िया से सवाल करता है तो गुड़िया उदास हो जाती है। अपनी बहन का उदास चेहरा देख राजू को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो गुड़िया से कहता है, दीदी, तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आज हम और दिन से ज्यादा कूड़ा बिनेंगे ताकि ज्यादा मुनाफा हो, और जब आज हमारा ज्यादा मुनाफा होगा तो मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आऊंगा। तुम्हारे इन फटे हुए कपड़ों को देखकर तुम्हें कोई नौकरी नहीं देता ना, पर देखना जब तुम अच्छे कपड़े पहनकर जाओगी तो तुम्हें सब नौकरी देंगे। अब राजू और गुड़िया अपना गंदा फटा पुराना थैला लेकर कूड़ा बीनने के लिए चले जाते हैं और गली गली जाकर कूड़ा बीनने लगते हैं। इसी बीच गुड़िया को एक पुरानी खराब थाली मिलती है। उस थाली को देख गुड़िया खुद से कहती है, घर में एक ही थाली है और राजू का हमेशा से मन करता है कि वो और मैं साथ में बैठकर खाएं। अब 2 थाली हो जाएंगी तो वो और मैं साथ में बैठकर खाएंगे। इतना बोलकर गुड़िया उस थाली को अपने गंदे से थैले में भर लेती है। शाम को दोनों भाई बहन गली के चौराहे पर मिलते हैं और वहाँ से कबाड़ी की दुकान पर जाकर सारा कबाड़ बेच देते हैं, पर गुड़िया उस थाली को संभाल के रखती है। अब दोनों भाई बहन अपने पैसे लेकर घर की ओर निकलते हैं। तभी रास्ते में कुछ गुंडे उन दोनों को घेर लेते हैं और उन दोनों को धमकाते हुए उनसे बोलते हैं, तुम दोनों के पास जितना भी रुपया पैसा है सब हमें दे दो। अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हम यहीं पर तुम दोनों की गर्दन को उड़ा देंगे। नहीं नहीं, मेरे भाई को कुछ मत करना, मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, तुम हमारे सारे पैसे ले लो। गुंडे के डर से गुड़िया और राजू अपने सारे पैसे गुंडों को दे देते हैं। अब गुड़िया अपने भाई के साथ घर जाती है, जहाँ राजू रोता हुआ अपनी बहन से बोलता है, दीदी, उन गुंडों ने हमसे हमारे सारे पैसे छीन लिए। अब हमारे पास कूड़ा भी नहीं है और रात भी हो चुकी है। लगता है आज हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। राजू, तू रो मत, तू रोता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तू यहीं रुक, मैं घर में खाने का इंतजाम करती हूँ। इतना बोलकर गुड़िया घर में कुछ खाने की चीज ढूंढने लगती है और तभी राजू की नजर उस थाली पर पड़ती है और वो अपनी बहन से बोलता है, दीदी, ये थाली कितनी बड़ी है और भारी भी है। क्यों ना हम इस थाली को ही बेचकर कुछ खाने का सामान ले आए। नहीं राजू, ये थाली बेचने के लिए नहीं है, बल्कि ये थाली मैं तेरे लिए लाई हूँ ताकि हम दोनों भाई बहन साथ में बैठकर खा सके। इतना बोलकर गुड़िया अनाज के सभी डब्बों को खोलकर उसमें अनाज देखने लगती है, लेकिन उसे अन्न का दाना भी नहीं मिलता और एक डब्बे में से दाल का एक दाना थाली में जा गिरता है और पल भर में ही पूरी थाली दाल से भर जाती है। ये देखकर गुड़िया और राजू की आंखें फटी की फटी रह जाती है और राजू गुड़िया से बोलता है, दीदी, इसमें तो एक दाल का दाना गिरा था, फिर ये थाल पूरी दाल से कैसे भर गई? कहीं ये थाल जादुई तो नहीं? पता नहीं राजू, पर ये थाल तो मुझे कूड़े में से मिली थी। तू 1 मिनट रुकना राजू। इतना बोलकर गुड़िया पड़ोसी से चावल के कुछ दाने लेकर आती है और इस थाल में चावल का एक दाना डालती है। बस फिर क्या था, पल भर में ही जादुई थाली चावल से भर जाती है। अब गुड़िया समझ जाती है कि ये थाल कोई साधारण नहीं बल्कि जादुई है। अब गुड़िया और राजू खाना बनाकर और खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह जब राजू कूड़ा बीनने के लिए जल्दी उठता है तो गुड़िया राजू से बोलती है, नहीं राजू, अब से हम कूड़ा नहीं बीना करेंगे क्योंकि अब हमारे पास जादुई थाली है। अब हम इस जादुई थाली की मदद से अपने खुद के राशन का व्यापार करेंगे। तू यहीं रुक, मैं अभी पड़ोसियों से थोड़ा थोड़ा अनाज मांग कर लाती हूँ।
अब गुड़िया गांव में हर घर जाकर अलग अलग प्रकार का अनाज ले आती है। जैसे किसी घर से छोले, किसी घर से राजमा, तो किसी के घर से गेहूं। इस तरह से वो अपने घर आकर गुड़िया एक एक करके उस थाली में अनाज का एक एक दाना डालती है और पल भर में ही पूरी थाली अनाज से भर जाती है। फिर क्या था, पूरे दिन की मेहनत के बाद गुड़िया इतना अनाज इकट्ठा कर लेती है कि वे उसे बेच सके। अब गुड़िया अलग अलग थैले में अनाज बांध देती है और शाम को अपने भाई के साथ बाजार जाकर उन्हें बेच देती है। अनाज को बेचने से आज पहली बार दोनों भाई बहन को काफी मुनाफा हुआ था। ये देख राजू गुड़िया से बोलता है, दीदी सही कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। देखो हमारा इस दुनिया में कोई नहीं था, हमें कोई खाने को नहीं देता था, इसीलिए भगवान ने तुम्हें ये जादुई थाली दे दी। अभी हम इस थाली से जो चाहे वो ले सकते हैं। हाँ राजू, तू सही बोल रहा है। अच्छा राजू, तेरे पास 2000 का नोट है ना? तू वो मुझे दे दे। हाँ दीदी, अभी देता हूँ। इस तरह से राजू 2000 का नोट गुड़िया को दे देता है और गुड़िया उन 2000 के नोट को प्लेट में रख देती है। फिर क्या था, पूरी थाल 2000 के नोट से भर जाती है। इस तरह से बहुत जल्द गुड़िया और राजू एक गरीब अनाथ बच्चे से अमीर हो जाते हैं। देखते ही देखते गुड़िया अपने छोटे से घर को आलीशान महल में बदल देती है और अब राजू भी स्कूल जाने लगता है। पर ये सब कुछ देखकर गांव वालों को उनकी तरक्की हजम नहीं होती। ऐसे ही एक दिन रूबी नाम की एक औरत गुड़िया के घर जाती है और गुड़िया से कहती है, अरे गुड़िया बेटी, ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई तुम दोनों भाई बहन के हाथ, जो 1 महीने के अंदर ही तुम दोनों ने इतनी तरक्की कर ली, इतना सुंदर घर बना लिया तुम लोगों ने। आंटी, ये सब कुछ तो भगवान का दिया है। कहते हैं ना, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर ही देता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे और मेरे भाई के साथ हुआ है। गुड़िया की जलेबी जैसी बातें सुनकर रूबी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन राजू और गुड़िया अमीर होने के बाद भी घमंड नहीं करते और जादुई थाल की मदद से गरीब गांव वालों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। ये देखकर सभी गांव वाले, जो पहले राजू और गुड़िया को अनाथ कहकर दुत्कार दिया करते थे, आज वही गांव वाले उन दोनों भाई बहन का सम्मान करते हैं। रूबी और उसके पति को गुड़िया और राजू का सम्मान अच्छा नहीं लगता और एक दिन रूबी चुपके से गुड़िया के घर जाती है, जहाँ वो देखती है, अब देखना राजू, मैं अपना एक हार इस थाल में डालूंगी तो कैसे वो अनेकों हार में बदल जाएगा। हाँ दीदी, फिर हम ये सारे गहने नीतू दीदी को दे देंगे। कल उनकी शादी है ना, अगर कल हमने उन्हें गहने नहीं दिए तो लड़के वाले ये रिश्ता तोड़ देंगे। उन दोनों भाई बहन की बातें सुनकर जादू थाल को देख रूबी को पता चल जाता है कि आखिर कैसे ये दोनों अनाथ भाई बहन अमीर हुए। अब क्या था, अब रूबी इस फिराक में लग जाती है कि कैसे भी वो जादुई थाल हथिया सके। सभी लोग नीतू की शादी में बिजी थे, गुड़िया भी राजू के साथ वहीं थी। इसी बात का फायदा उठाकर रूबी गुड़िया के घर से उसका जादुई थाल चोरी करने की कोशिश करती है, पर जादुई थाल एक बड़ा सा पत्थर बनकर उसके सिर पर गिर जाता है। ये देखकर रूबी वहाँ से 9-11 हो जाती है और फिर कभी भी उस जादुई थाल की चोरी करने के बारे में नहीं सोचती।